नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निराला की जो काव्य सृजना है उसके पीछे उनकी कौन सी विचारणा काम कर रही है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी तत्कालीन युग के विचार हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में अभिव्यक्त हो रही हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोई भी कवि होता है वह अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली, संवेदनशील, जागरूक और चेतना प्रवण होता है। और किसी भी कवि की विचारधारा को ठीक से समझने के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है कि हम उस समय के समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति, विभिन्न वर्गों की भूमिका को समझें, तत्कालीन परिवेश की परिस्थितियों को समझें। ये परिस्थितियां ही हैं जो किसी कवि की विचारणा में, किसी कवि के वैचारिक आधार के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं और छायावाद और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह समानांतर चल रहे थे, एक दूसरे के बराबर चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के युग की जो मुक्ति चेतना है वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे कि रूढ़ियाँ, मध्यकालीन सड़े गले मूल्य, साहित्य में पारंपरिक भाषा, रूपबंध, अलंकार और छंदों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। निराला का काव्य उनके विकास काल में स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिखा गया और परवर्ती जो साहित्य है वह स्वाधीनता प्राप्ति के बाद लिखा गया। छायावादी काव्य को ही हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं, इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध भावात्मकता का विद्रोह कहते हैं, प्राचीन मूल्यों और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का काव्य भी उसे कहा जाता है। और निराला की जो वैचारिक आधार है, निराला की इस वैचारिकता का जो प्रथम आधार है वह राजनैतिक बंधनों से, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने का ये जो वैचारिक आधार है वह हमें उनकी कविताओं में मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में स्वतंत्रता के रूप में मुक्ति की चेतना की बात करते हैं। वह काव्य, कला, संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से वरदान मांगते हुए लिखते भी हैं, वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। जब वह ये सरस्वती से ये कामना कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता का रव है, स्वतंत्रता का जो स्वर है, ये स्वतंत्रता का स्वर जो अमृत मंत्र है ये संपूर्ण नए भारत में भर दे, इस प्रकार अपने भारत की स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कवि कह रहे हैं और सरस्वती से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उनकी कविता में यह स्वर भर दे। हताश, निराश, पराभूत भारतवासियों में आशा और उत्साह का संचार करने के लिए कवि निराला हमारे गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण भी करते हैं और उसे अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। जागो फिर एक बार कविता में एक बार वह वीर सिखों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की याद दिलाते हैं। कवि आह्वान करता है कि शेरों की मांद में आए हुए सियार जो है उन्हें भागना ही होगा, सिंह की गोद से छीने गए आजादी के शिशु को वापस लाने के लिए कायरता त्याग कर संघर्ष करना है। कवि याद दिलाते हैं कि संसार की जो साइंस की, विज्ञान की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वे पश्चिम की उक्ति नहीं है बल्कि वह गीता का शाश्वत ज्ञान है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पश्चिम की उक्ति नहीं बल्कि गीता में दिया गया ज्ञान है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की विचारणाओं का उन्होंने मूल आधार भारत के ग्रंथों को बताया। भारत के गौरव को अभिव्यक्त करते हुए, प्राचीन गौरव को अभिव्यक्त करके भारतवासियों में एक प्रकार के आत्मविश्वास की भावना, उत्साह की भावना जगाने के लिए वह जब लिखते हैं, सिंधु नद तीरवासी सौदव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। यहाँ कहाऊंगा, यहाँ कवि कह रहे हैं गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भारत का जो गौरव है वह
ऐसा अतीत है, ऐसा ऐसा प्रेरणास्पद अतीत है जो आज भी हमें एक सूत्र में होकर बांधने में सक्षम है। एकता के सूत्र में आह्वान करते हुए कवि कहता है, एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान करते हुए कहता है, पस्त हौसला होगा, ध्वस्त होगा साम्राज्य, दासता के पास कट जाएंगे। राम की शक्ति पूजा जैसे जो ग्रंथ है उसके माध्यम से भी कवि देश को स्वतंत्र कराने के लिए शक्ति की उपासना की बात कहते हैं। शक्ति संपन्न बनकर ब्रिटिश शासन से संघर्ष करने और सीता रूपी भारत की जो स्वतंत्रता है उसे मुक्त कराने की बात कहते हैं। राम शक्ति की उपासना कर विजयी होने का आह्वान प्राप्त करते हैं। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। राम की शक्ति पूजा का जो अंतिम जो प्रसंग है वो इस बात का हौसला जगाता है कि यदि हम शक्ति की उपासना करेंगे, जब हम समर्थ बनेंगे, आत्मविश्वासी बनेंगे, तो अवश्य ही इस प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो पा जाएंगे। रामविलास शर्मा का मत है कि ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कवि भी हैं और उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जो अपने ऊंच नीच के भेदभाव और अंधविश्वास और रूढ़ियों के लिए सर्वाधिक बदनाम थे। रामविलास शर्मा यहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता की जो बात कह रहे हैं, और निराला का ये जो वैचारिक आधार है ये सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बंधनों पर भी कठोर प्रहार करता है। कान्यकुब्ज परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी वे उस समाज की परंपराओं को मानने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं कर पाए थे। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा गया उनका जो शोक गीत है सरोज स्मृति, इसमें निराला सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार करते हैं और इन बंधनों को तोड़कर मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। निराला जी जन्म कुंडली में विश्वास नहीं करते थे और इसे गलत सिद्ध करने के लिए कि उनके जन्म कुंडली में है कि 2 विवाह होंगे, वह जन्म कुंडली ही फाड़कर फेंक देते हैं। और ये उनका ये जो कृत्य है, ये जो उनका किया हुआ कर्म है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार वह रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर प्रहार करते थे। हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंग, संकेत किया मैंने खिन्न, जिस और कुंडली छिन्न भिन्न। दहेज तथा पौरोहित्य क्रम को लेकर जो पुत्री के विवाह में अड़चन आई, पुरोहितों के द्वारा जो अड़चनें पैदा की गई, उसे शुद्ध होकर वे कान्यकुब्ज अपने ही परिवार को ये इस प्रकार के अपशब्द भी वे कहते हैं, है कान्यकुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषम बेली में विषी फल, ये दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। कवियाँ अपने ही कान्यकुब्ज जो समाज है उसकी जो बुराइयां हैं उन्हें अभिव्यक्त करता है। गांव के पुरोहित जब अस्वीकृत कर देते हैं सरोज का विवाह पढ़ने में, तो कवि स्वयं अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयार हो जाता है। लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। एक पिता के द्वारा इस प्रकार से समाज में प्रचलित मान्यताओं का विरोध करना, दहेज प्रथा का विरोध करना, पुरोहित के द्वारा मना करने के पश्चात विवाह के मंत्र स्वयं पढ़ने जैसे कर्म करना, ये निराला को एक स्वतंत्र चेता सामाजिक व्यक्ति सिद्ध करते हैं। प्रेम के संबंध में जो कवि के विचार हैं वह भी क्रांतिकारी विचार है। पढ़ने के क्षेत्र में द्विवेदी युगीन नैतिकता के प्रति उन्होंने विद्रोह किया। स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम का वह चित्रण करते हैं। उनके काव्य में भरपूर मात्रा में श्रृंगार रस है। जैसा कि हम जानते हैं कि छायावाद से पूर्व का जो द्विवेदी काल है उसमें श्रृंगार का वर्णन नैतिकता के कठोर आवरण में ढक कर किया गया। श्रृंगार का वर्णन एक प्रकार से प्रतिबद्ध था उस युग में। निराला ने जूही की कली जो कविता लिखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहकर लौटा दी गई कि यह बहुत अश्लील है। तो जूही की कली जैसी प्रथम कविता के द्वारा ही कवि प्रेम के संबंध में अपने जो विचार हैं वो अभिव्यक्त करने की जो उनकी स्वतंत्र चेष्टा है वह इंगित करती है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में कवि किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है। हेर उर्पट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली मंद मराल,
गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल, वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग मिता जी। कवि ये जो वर्णन कर रहा है, उनके काव्य में श्रृंगार रस की ये जो चेतना है वह प्राप्त होती है, लेकिन वासना से मुक्त इस सुंदर प्रेम का चित्रण मादक है। ये प्रेम का चित्रण, लेकिन कहीं पर भी वासना से ये पंकिल नहीं है, ये कहीं पर भी वासना की इसमें कालिमा नहीं है। कवि ने नर और नारी के रसासिक्त चित्र प्रस्तुत करने में कोई भी आपत्ति या संकोच नहीं किया है। उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है। प्रकृति के माध्यम से नायक और नायिका के मिलन का चित्र जूही की कली में हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त निराला की जो विचारणा है वो मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जब रूस के युवकों ने लेनिन के नेतृत्व में जार की तानाशाही समाप्त कर दी, तो एक नई विचारधारा ने दलित, शोषित और उत्पीड़ित जनता के मन में एक नई आशा का संचार किया। वे एक नया स्वप्न देखने लगे और उनके मन में पूंजीपति वर्ग और उनके द्वारा समर्थित शासन सत्ता के प्रति विद्रोह करने की जो ज्वाला दीप्त हुई, निराला भी इस नई क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने शोषित, सर्वहारा वर्ग, किसान और मजदूरों को जागरण का संदेश दिया, विद्रोह करने का आह्वान किया। बादल राग कविता में कवि कहता है कि गर्जो विप्लव नव जलदर। इसी प्रकार से राजे ने अपनी रखवाली की कविता में कवि उत्पीड़न, अन्याय, शोषण सत्ता का विरोध करता है। कवि बताता है कि किस प्रकार से जो राज है, जो सरकार है, वह अपने पक्ष में वातावरण बनाती है और आम भोली भाली जनता को अपने पक्ष में करती है। जो सर्वहारा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, किसान और मजदूर वर्ग है, इस प्रकार से सत्ता के द्वारा बहकाए जाने पर अपना जो अधिकार है वो भूल बैठते हैं। कितने ब्राह्मण आए पोथियों से जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, कितने नाट्य कलाकारों ने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज का। ये जो बात कवि कह रहे हैं, मुक्तिबोध आगे चलकर अंधेरे में कविता में भी यही बात कहते हैं, और निराला अंधेरे में कविता से 25 वर्ष पहले इस प्रकार की बात कहने में सक्षम थे। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा जो उनकी है, वह कुकुरमुत्ता जो कविता है उसमें भी खुलकर सामने आती है। अभी सुन बे गुलाब, भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निराला की कविताओं का वैचारिक आधार उनके समय के देश और समाज में होने वाली हलचलों से, नए बनते मूल्यों से, नई विचारधारा से, स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर अनेक विचारधारा के समाहित होने से बनता है। इस विचारधारा का जो आधार है स्वतंत्रता आंदोलन, समाज में जो नए नए मूल्य पनप रहे हैं, मार्क्सवादी विचारधारा, प्रेम के संबंध में जो नई विचारधारा है, इन सब से एक सम्मिलित रूप होकर निराला की जो विचारणा है, निराला की जो विचारधारा है, उसका निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनके जीवन की, उनकी कविता की जो विचारधारा है उसे समझने का प्रयास किया। आगे की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में पाई जाने वाली छायावादी प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। धन्यवाद।